मित्रों, इंडिया की साउथ एशिया के हवाले से जो पॉलिसी रही है ये ट्रेडिशनल तरह की रही है, ऑर्थोडॉक्स किस्म की पॉलिसीज रही हैं इनकी। और उसमें हमेशा से ही जमूद नज़र आता है, स्टेटस को नज़र आता है। और यूँ लगता है जैसे इंडिया उस स्टेटस को छेड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। एक होता है ना कि आप कोशिश करें कि यार थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली लेकर आ जाएं, या थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो जिद्दत लेकर आ जाएं, मॉडर्न करें इसको। वो अटेम्प्ट ही नज़र नहीं आई कभी भी। हत्ता कि गेम इंडिया के हाथ से निकल जाती है, लेकिन फिर भी इंडिया जो स्टेटस को है उसको छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। अफगानिस्तान का तो मैं मिसाल देता रहता हूँ कि वहाँ पर जो पावर में होता है इंडिया उसी को सपोर्ट करता है, लेकिन जो दीगर मुल्क हैं ज़रा उसकी बात करें आप। श्रीलंका के अंदर उन्होंने राजापक्सा को जो सपोर्ट किया है, तो आखिर तक राजापक्सा को ही सपोर्ट किया इंडिया ने। राजापक्सा जब भाग गया, उसकी हेल्प नहीं की गवर्नमेंट बचाने में, लेकिन जब भाग गया वहां से तो फिर जाके इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसकी रिप्लेसमेंट जो आई उसके साथ वो बैठ गए। इसी तरह नेपाल के अंदर उन्होंने वो जो किंग को सपोर्ट किया राइट फ्रॉम 1950s 60s, वो करते रहे कि 2004-5 तक जाकर जब किंगडम खत्म हुआ तब तक इंडिया किंग को ही सपोर्ट करता रहा। हालांकि इंडिया देख रहा था, उसकी आंखों के सामने था कि उनका जो राइवल था ना, किंग का जो राइवल था, ये जो कम्युनिस्ट थे, ये उभर रहे थे और बड़ा तेजी के साथ उभर रहे थे और बड़ा तेजी के साथ पावर गेन कर रहे थे। लेकिन इंडिया उनके अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट ही नहीं कर सका, उनके साथ अपनी बातचीत बना ही नहीं सका। और आज हालत ये है कि नेपाल के अंदर दो कैंप्स हैं। एक कैंप जो है वो कम्युनिस्टों वाला है, जो कि चाइना की तरफ है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इंडिया इनके साथ नहीं रहा, इंडिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया था। आखिर तक इंडिया किंग को सपोर्ट करता रहा। हारता हुआ किंग जो था वो भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, हालांकि इंडिया उसको बचा नहीं पाया। यानी इसको बचाने के लिए इंडिया ने उतने हाथ पांव नहीं मारे जितने मारने चाहिए। इसी तरह से मालदीव के अंदर आप देखें, ये जो इब्राहिम सालेह है, इब्राहिम सालेह की सपोर्ट कोई इंडिया आज नहीं कर रहा। ये कई सालों से लेके, बहुत सालों से लेके इब्राहिम सालेह को ही इंडिया सपोर्ट करता रहा है। और मोहम्मद यामीन जो है वहाँ के, यामीन साहब की सपोर्ट इंडिया इतना ज़्यादा नहीं करता रहा, वो तो चाइना के करीब समझे जाते हैं। हालांकि चाइना इब्राहिम सालेह को भी, उनके साथ भी वर्किंग रिलेशन है चाइना के। इंडिया के तो वो जो अपोजिशन वाले हैं यामीन वाले, उनके साथ वर्किंग रिलेशंस ही नहीं है। और हद तो ये हो गई है कि वहाँ पर जो इंडिया आउट मूवमेंट चल रही है वो अपोजिशन वाले वहाँ पर लीड कर रहे हैं। इंडिया के इतने बुरे ताल्लुकात हैं उनके साथ, सिर्फ उन्होंने सारा का सारा फोकस रखा हुआ है रूलिंग जो जमात है इब्राहिम सालेह की, उनके ऊपर। तो ये स्टेटस को हमेशा से बरकरार रखने की कोशिश करते हैं डेलिबरेटली, और इसके लिए लोगों के ऊपर, जो पावरफुल लोग होते हैं उनके ऊपर, पावरफुल पार्टियों के ऊपर इंडिया रिलाय करता है। पार्टी डाउन तो इंडिया डाउन, इस तरह की उनकी एक ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। भूटान के अंदर भी यही कुछ होता रहा। भूटान के अंदर वो किंग को सपोर्ट करते रहे आज तक। भूटान का जो किंग है उसी को इंडिया सपोर्ट करता रहा है। हालांकि इनको पता था कि किंग के जो राइवल फोर्सेज हैं, जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक, प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, उनका असर और रसूख बढ़ रहा है, ये भूटान वाले भी जानते हैं। और इसी के चक्कर में वो चाइना के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। किंग को पता है कि उसके जो विरोधी जो फोर्सेज हैं, जो कि डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं एक तरह से, उनका असर इतना है कि वो मजबूर है चाइना के साथ बात करने के लिए। वरना वो चाइना के साथ क्यों बात कर रहा है? अगर उसका सब कुछ सही चल रहा था इंडिया के साथ, तो वो क्यों उसने गो अहेड दिया हुआ है कि किंग की मर्जी के बिना तो टॉक्स नहीं हो रहे हैं ना। मतलब वो ऑन बोर्ड है डेफिनेटली। और यूं लग रहा है कि उसने जो है वो सिक्किम और ये जो नेपाल का किंग था, उनकी लाइफ को बड़ा केयरफुली स्टडी किया हुआ है इस बंदे ने, भूटान के किंग ने। आई मस्ट से दिस, क्योंकि उसका तरीकेकार अगर आप देखें ना, जिस तरह से वो डील कर रहा है इंडिया को और चाइना को, तो वो रिपीट नहीं कर रहा गलतियां जो कि नेपाल के किंग ने की थी और जो कि सिक्किम के किंग ने गलतियां की थी। ये जो भूटान का किंग है ना, उनको रिपीट नहीं कर रहा। वो सीखा हुआ इन चीज़ों से, मेरे ख्याल से उसकी बड़ी गहरी नज़र मुझे लग रही है कि उसने स्टडी किया हुआ है रीजन की पॉलिटिक्स को। तो वो फिर स्टेटस को तब्दील करता हुआ नजर आता है आपको। स्टेटस को के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीलियां लाने की कोशिश करता हुआ आपको भूटान का जो किंग है वो नजर आता है। वो यूं कि उसने चैनल्स ओपन रखे हुए हैं चाइना के साथ भी, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ हमें नजर नहीं आती। अच्छा, इसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए मुल्क है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क इस पूरे रीजन के अंदर, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। अगर एंटी इंडिया बांग्लादेश अगर होगा ना यहाँ पे, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बल्कि बाकी के पूरे इंडिया के अंदर भी। तो एंटी इंडिया बांग्लादेश इंडिया अफोर्ड कर नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर भी वही मुर्गी की एक टांग, इंडिया की वही ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी आपको नज़र आती है। सिर्फ एक पार्टी के ऊपर उन्होंने राइट फ्रॉम 1971 जो उन्होंने रिलायंस स्टार्ट की है, तो आज तक उसी एक पार्टी के ऊपर वो रिलाय करके बैठे हैं।
किसी और जमात के साथ उन्होंने अपने लिंक्स बनाने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ इस चक्कर में कि जी हो सकता है कि अवामी लीग वाले नाराज हो जाए। हालांकि इंडिया को पता है कि इनकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है। ये जो अपोजिशन जमात वाले, कोई ये नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी वाले कोई इनसिग्निफिकेंट किस्म की पार्टी है या बीएनपी के साथ लोग नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। आजकल जो मौसम चल पड़ा है, वहां पे बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े शेख हसीना के खिलाफ, और जो जो इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं इनके अंदर मजीद इंटेंसिटी आती जा रही है इन प्रोटेस्ट के अंदर। और डिमांड इनकी यही है ना कि शेख हसीना रिजाइन करे और केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल आ जाए और वो इलेक्शंस कराए, जो कि डेमोक्रेटिक डिमांड है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि इंडिया की जानिब से अभी तक एंटी अवामी लीग फोर्सेस को अप्रोच नहीं किया गया, इतने बड़े बड़े मुजाहरों के बावजूद भी नहीं किया गया, और ये चीज़ नोट की जा रही है रीजन के अंदर। कल मैं पढ़ रहा था साउथ एशियन वॉइसेस को, जो कि एक ऑनलाइन पॉलिसी प्लेटफॉर्म है जहां पर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होती है साउथ एशिया के हवाले से खास तौर पर। और ये जो है ना, दिस इज़ होस्टेड बाय स्टिम्सन सेंटर, एक बहुत बड़ा अमेरिका का थिंक टैंक है, वो इसको होस्ट करते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसको मैं पढ़ता रहता हूँ कि ये क्या साउथ एशिया के हवाले से ये जो भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टोरी लगाई बांग्लादेश के हवाले से, जो कि मैं चाहता हूँ आप भी ज़रूर पढ़िएगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन गोइंग जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, उसको उन्होंने डिस्कस किया है। वो कहते हैं कि अपोजिशन प्रोटेस्ट्स इन बांग्लादेश थ्रेटन बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया, और इसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी कि हिस्टोरिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड हसीनाज अवामी लीग हैव अशर्ड इन अ गोल्डन एरा इन बायलैटरल रिलेशंस, इसमें कोई शक नहीं है। Over the past decade, Bangladesh has agreed to several Indian demands such as granting greater access to India's northeast वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो उन्होंने बात लिखी ना कि however India has not made similar concessions for Bangladesh. For example, Indian security agencies have continued to detain and fatally wound Bangladeshi nationals along the India-Bangladesh border on suspicion of illegal migration and potential smuggling। और फिर इसमें आगे वो जो है वो CAA NRC का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस वजह से भी बांग्लादेश के अंदर पब्लिक सतह पर ये तासुर है कि इंडिया इनफ नहीं कर रहा उनके लिए, यानी वो बहुत कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया इनफ नहीं कर रहा। और ये जो चीज़ है अवामी लीग को और इंडिया के जो टाइज है ना, उनको डैमेज कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है ये चीज़, और इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक ग्राउंड पे इंडिया की जानिब से किसी किस्म की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, वो रीच आउट नहीं कर रहे अपोजिशन पार्टियों को। अभी तक इंडिया जो है वो वैसे का वैसा है, यानी उसकी जो पहले वाली पॉलिसी है ना प्रो अवामी लीग, वही पॉलिसी है। और उन्होंने शायद ये फैसला कर लिया है कि इलेक्शंस के अंदर उन्होंने अवामी लीग को ही सपोर्ट करना है एज यूजुअल, जैसे कि वो पहले करते रहे। और इंडिया कॉन्फिडेंट है कि डिस्पाइट ये जो ग्राफ गिर रहा है इंडिया का बांग्लादेश के अंदर, उसके बावजूद वो समझते हैं कि अवामी लीग जब तक पावर में रहेगी, इंडिया की जो वहाँ पर इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इंडिया की सोच है, ये शॉर्ट टर्म सोच है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन रेज करता रहा हूँ कि शेख हसीना बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और उनकी कोई रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही है अवामी लीग के अंदर। शेख हसीना जब रिटायर होंगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 5-6 साल के अंदर, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना 8 साल तक उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहेंगी, फिर अल्टीमेटली एज उनकी इजाज़त शायद ना दे पॉलिटिक्स को कैरी ऑन करने के लिए, तो शायद वो रिटायर हो जाए। एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना पॉलिटिशियंस की लाइफ में, एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त उनकी एज है 75 ईयर्स, शेख हसीना की एज 75 साल की है। तो अगर आप इसमें 5-6-7 साल और लगा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने साल तक बंदा पॉलिटिक्स कर सकता है ना, 82-83 ईयर्स। उसके बाद तो शी हैज़ टू स्टेप डाउन, रिटायर होना है उन्होंने। शेख हसीना के बाद के सिनारियो में कौन ऐसे लीडरशिप है अवामी लीग के अंदर जो कि इतना बड़ा गैप फिल कर सकती हैं? क्योंकि देखें, है तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ना ये शेख हसीना, तो उनका एक उस हवाले से भी एक यूँ समझें कि सियासी असर व रसूख है उनका, एक उनका स्टेटस है। लेकिन उनके बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका इस लेवल का स्टेटस हो, तो डेफिनेटली अवामी लीग के अंदर धड़ाबंदी भी हो सकती है, ये गिर भी सकती है। तो सिर्फ शेख हसीना पे रिलाय करना इंडिया के लिए ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। इंडिया को अगर अपने रिलेशंस लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के साथ मेंटेन रखने हैं, तो उसको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने रीच आउट करना पड़ेगा उनको। और उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इंडिया उन इश्यूज़ को एड्रेस करे जिन इश्यूज़ की वजह से इंडिया बांग्लादेश के अंदर अनपॉपुलर है, चाहे वो बॉर्डर किलिंग्स हो,
चाहे वो CA NRC हो, चाहे वो पानी के इश्यूज हो, इंडिया को कुछ ना कुछ उसमें कंसेशन बांग्लादेश को देनी पड़ेगी, तब मामला आगे चल सकते हैं। अदरवाइज शेख हसीना के बाद लग यूँ रहा है कि एक ब्लैक होल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिए, और कुछ पता नहीं कि उस ब्लैक होल में से क्या निकलेगा।